हेलो। तो बच्चों, कल हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वह टॉपिक था सोशल स्ट्रक्चर। तो कल हमने पढ़ा था सोशल स्ट्रक्चर के का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं और महत्व क्या है। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसके विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा में बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको देखकर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। पहले देखिए, स्थायित्व एवं निरंतरता। सामाजिक संरचना समाज के उस पक्ष को प्रकट करती है जो अपेक्षाकृत स्थायी और निरंतर चलने वाला होता है। यह वह पक्ष है जो सामाजिक क्रिया के लिए आधार प्रदान करता है। तो ये पहला लक्षण या पहली विशेषता मैंने आपको बतलाई। अब दूसरी पर नज़र डालते हैं और दूसरी विशेषता है अमूर्त अवधारणा। सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है क्योंकि यह तो विभिन्न समूहों के बीच संबंधों का उभरा हुआ रूप है जिसको किसी कैमरे से फोटो द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अमूर्त अवधारणा होने के कारण ना हम इसे देख सकते हैं, ना ही हम इसे छू सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी विशेषता पर दृष्टि डालते हैं। तीसरी विशेषता है आदर्शात्मक एवं वास्तविक प्रतिमान। सामाजिक संरचना में दोनों ही आयाम सन्निहित होते हैं। एक, समाज में पाए जाने वाले संबंधों के आदर्श प्रतिमान क्या हैं, और दूसरे, वास्तविक व्यवहार में प्रकट हो रहे व्यक्तियों के आपसी संबंध क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं एक और विशेषता, अनेक स्तर। सामाजिक संरचना का कई स्तरों पर अध्ययन किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर या समाज के स्तर पर। ठीक है, तो कई स्तर इसमें पाए जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केंद्र मान करके उसके विभिन्न संबंधों के अध्ययन द्वारा सामाजिक संरचना को समझा जा सकता है। इसी प्रकार क्रमशः समूह, समुदाय, समाज को भी अध्ययन की इकाई मान करके हम सामाजिक संरचना का एनालिसिस कर सकते हैं। एक और इसकी विशेषता देखिए, मोबिलिटी अर्थात गत्यात्मकता। सामाजिक संरचना एक गत्यात्मक तथ्य है। वास्तव में कोई भी संरचना यदि अपने विस्तृत ढांचे में स्थिर दिखाई देती है तो यह भी उतना ही सच है कि कालांतर में उस संरचना में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कभी तो इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि किसी पुरानी संरचना का स्थान बिल्कुल नई संरचना ले लेती है। एक और विशेषता देखिए इसमें, विभिन्न इकाइयों की संरचना। संपूर्ण समाज की दृष्टि से सामाजिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों को संरचना का भी अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य के पूरे शरीर की संरचना एक सत्य है, परंतु इसके अंतर्गत विभिन्न अंगों की अपनी निजी संरचना होती है। ठीक इसी प्रकार समाज में भी परिवार की संरचना अलग है, स्कूल की संरचना अलग है, अस्पताल की संरचना पृथक है। तो इस तरह इन सभी संरचनाओं का पृथक पृथक अध्ययन कर आप सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, व्यक्तियों के व्यवहार में मूर्त। सामाजिक संरचना का अंतिम रूप से अध्ययन व्यक्ति के परस्पर व्यवहारों के अध्ययन में ही निहित होता है। व्यक्तियों के बीच
अर्थपूर्ण पारस्परिक अंतर्क्रियाएं ही संबंधों का निर्माण करती हैं, संबंधों को बनाए रखती हैं और उनमें परिवर्तन लाती हैं। इसलिए सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार में ही मूर्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट में एक और देखते हैं, व्यवहार की नियामक। साथ ही यह एक अटल सत्य है कि सामाजिक संरचना व्यक्ति के व्यवहार की नियामक है। अधिकांशतः व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक संरचना के प्रमुख अंशों को अपने अंतःकरण में बसाते जाते हैं। व्यक्ति को यह लगता अवश्य है कि जिस ढंग से वह व्यवहार कर रहा है वह उसके निज के विवेक से उपजा है और उसने यह रास्ता स्वतंत्र रूप से चुना है, परंतु ऐसा होता नहीं है। सत्यता ये है कि हम समाज द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे होते हैं। ठीक है, और समाज के मूल्यों को ही अपना मूल्य समझ लेते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये 8वीं विशेषता बताई। अब एक और विशेषता है सामाजिक प्रघटना की व्याख्या के संदर्भ में स्पष्टीकरण। सामाजिक संरचना ही सामाजिक प्रघटना की परिभाषा करती है। किसी प्रघटना को सामाजिक प्रघटना की श्रेणी में शामिल करने के लिए उसे सामाजिक संरचना की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। सामाजिक शब्द की व्याख्या ही सामाजिक संरचना के संदर्भ में की जा सकती है। अब एक और जो विशेषता है सामाजिक संरचना की, उसे देखिए, सामाजिक विचलन का स्पष्टीकरण। सामाजिक विचलन की अवधारणा भी सामाजिक संरचना के संदर्भ में ही स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि सामाजिक संरचना ही उन सांस्कृतिक लक्षणों को बताती है जिनकी प्राप्ति की ओर व्यक्ति की क्रियाएं उन्मुख होनी चाहिए। साथ ही संरचना में निहित सामाजिक संस्थाएं वे साधन होती हैं जिनके सहारे कोई व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक विचलन वह व्यवहार होगा जो इन सांस्कृतिक मूल्यों या समाज द्वारा निर्देशित साधनों के विरोध में होगा या इनसे अलग होगा। इस तरह से हमने आपको बताया सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं। अब देखिए, मिशेल नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में सामाजिक संरचना की अवधारणा बड़ी सजीव दिखाई देती है ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना वह शब्द है जो हमें निरंतरता को समझने में मदद करता है। तभी तो हम एक स्कूल, रेजिमेंट अथवा क्लब के बारे में कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक निरंतर तथा सार्थक अस्तित्व बनाए हुए है। यद्यपि संरचनाओं पर आसीन व्यक्ति समय के दौरान बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलते हैं लेकिन संरचना नहीं बदलती है। अब देखिए, सामाजिक संरचना के कुछ स्तर भी हैं, जैसे लेवल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब इसमें 3 स्तर इन्होंने मुख्य रूप से बताए हैं। पहला है सामाजिक संबंधों का स्तर, दूसरा है समूह अथवा संगठन का स्तर और तीसरा है समुदाय अथवा समाज का स्तर। तो पहले जो 2 स्तर हैं अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों, द्वितीय स्तर संगठित समूहों की संरचना एवं प्रक्रियाओं तथा तृतीय स्तर समूहों संगठनों के सामाजिक पर्यावरण से संबंधित हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, प्रथम स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों को हम सूक्ष्म माइक्रो सोशियोलॉजी कहते हैं, यानी सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं, तथा तृतीय स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों को बृहद समाजशास्त्र यानी मैक्रो सोशियोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे स्तर पर यानी समूह अथवा संगठन के स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों को हम इन दोनों के बीच में रखते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म से बड़े हैं, बृहद से छोटे हैं। इस तरह से मैंने आपको ये तीनों स्तर बताए। अब देखिए, प्रमुख संरचनावादी जो विद्वान हैं, उन्होंने सामाजिक संरचना के लिए अपना क्या योगदान किया है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे रॉबर्ट के मर्टन को, दूसरा लेंगे हम A.R. रैडक्लिफ ब्राउन को,
तीसरा लेंगे हम SF नेडल को और चौथा लेंगे हम लेवी स्ट्रॉस को। ठीक है, तो ये कौन है? ये वो विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए अब इन पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। रॉबर्ट के मर्टन की एक कृति है सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना। ठीक है, इसमें उन्होंने सामाजिक संरचना की बहुत विस्तृत व्याख्या की है। वास्तव में इन्होंने दुर्खीम के संरचना एवं प्रकार से संबंधित विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और इन पर दुर्खीम का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना के जो दो प्रमुख तत्व हैं, सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत प्रतिमानों में तालमेल न बैठने वाली स्थिति को व्याधिकी माना है इन्होंने, और तालमेल बैठने वाली स्थिति को इन्होंने संगठित माना है, सामाजिक माना है। और इसी तरह से इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो है रेफरेंस ग्रुप का। रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा को सबसे पहली बार प्रयोग में किया है। संदर्भ समूह व्यक्तियों में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाकर सांस्कृतिक लक्ष्यों, संस्थागत मान्यताओं को प्रभावित करके सामाजिक संरचना को बदलने में सहायता देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा राइटर लेते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन। संरचनावादी सामाजिक मानवशास्त्रियों में रेडक्लिफ ब्राउन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने सामाजिक संरचना पर लेख लिखकर तथा प्राचीन समाजों की संरचना का अध्ययन करके सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट ही नहीं किया अपितु इसकी व्यवहारिक उपयोगिता को भी सिद्ध किया है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना से अभिप्राय सामाजिक संबंधों के जटिल ताने बाने से होता है। इससे हमें किसी वस्तु अथवा इकाई के विभिन्न भागों अथवा अंगों का बोध भी होता है। व्यक्ति जो कि समाज में निश्चित परिस्थिति रखते हैं सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई माने जाते हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना को संस्थाओं की पद्धति के रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस तरह से ये देखा जा सकता है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने बहुत अच्छा योगदान सामाजिक संरचना के लिए किया है। अब एक और राइटर SF नेडल को लेते हैं। SF नेडल के अनुसार जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के विभिन्न अंगों के एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध भाग से होता है। संरचना से हमें अंगों के गुण, प्रकृति, महत्व अथवा इनमें निहित अंतर्वस्तु का बोध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम संरचना शब्द का प्रयोग अमूर्त रूप में कर सकते हैं, अर्थात संरचना में परिवर्तन न करके इसके मूर्त अंगों में परिवर्तन ला सकते हैं। इनके अनुसार यद्यपि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील हैं, फिर भी संरचना में अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है। इन्होंने समाज शब्द का प्रयोग भी इस अर्थ में किया है, इससे सामाजिक संरचना के बारे में इनके विचार स्पष्ट होते हैं। समाज 4 तत्वों यानी व्यक्तियों, दूसरा व्यवहार के निश्चित तरीकों, तीसरा सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों और तथा चौथा संबंधों के स्थायित्व एवं नियमितता के परस्पर संयोग का परिणाम है। समाज किससे बना है? इनके हिसाब से व्यक्तियों से, व्यक्तियों के व्यवहार के जो निश्चित तरीके हैं उनसे, साथ ही सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों तथा संबंधों में स्थायित्व एवं नियमितता के परस्पर संयोग से बना है। अतः नेडल के अनुसार समाज की संरचना का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार में पाई जाने वाली व्यवस्था, क्रमबद्धता अथवा नियमितता है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। इन्होंने प्रकारवाद की व्याख्या भी संरचना के आधार पर देकर अन्य मानव शास्त्रियों से भिन्न स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से समाज का अध्ययन बिना संरचना के अध्ययन के संभव ही नहीं है। संरचना का वर्णन करते समय हमें उन अंगों को नकार देना चाहिए जिनका संबंध
व्यवस्था अथवा नियमितता से नहीं है, उनका अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया। अब लास्ट में लेते हैं हम लेवी स्ट्रॉस को। लेवी स्ट्रॉस एक प्रमुख संरचनावादी विद्वान माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है संरचनात्मक मानवशास्त्र। उस पुस्तक में हमें सामाजिक संरचना की अवधारणा की विस्तृत विवेचना मिलती है। इनके अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध किसी भी प्रकार की प्रयोग सिद्ध वास्तविकता से नहीं अपितु प्रारूपों से होता है जो संरचना को विकसित करते हैं। संरचना के प्रारूप में व्यवस्था की विशेषताएं, परिवर्तनों के क्रम में व्यवस्था उत्पन्न करने की विशेषता, एक अंग में परिवर्तन के कारण संपूर्ण अथवा समग्र में परिवर्तन की विशेषता तथा अवलोकित तथ्यों को समझने की विशेषता होना अनिवार्य है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचनात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण स्तरों अथवा अंगों को पृथक करने में ही सहायक नहीं होते अपितु इनसे ऐसे प्रारूपों का निर्माण करना भी संभव है जो तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक हैं। इनके अनुसार सामाजिक संरचना की माप भी संभव नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आज आपको बताया सामाजिक संरचना की विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक संरचना के स्तर क्या हैं और प्रमुख संरचनावादी विद्वान और उनका योगदान का क्या है। फिर भी इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।